पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट्स के माध्यम से हम आपके लिए कृषि जगत में हो रही महत्वपूर्ण गतिविधियों, नई तकनीकों के बारे में जानकारी लेकर आते हैं। साथ ही मिलवाते हैं किसी न किसी सफल किसान से भी। तो इस सिलसिले को आइए जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। अभी हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में क्षेत्रीय शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित क्षेत्रीय शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं वैज्ञानिक उपस्थित थे। मधुमक्खियों की उपयोगिता को देखते हुए हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि किसान अगर खेती किसानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो न सिर्फ उन्हें अतिरिक्त आमदनी होती है, बल्कि उनके फसलों की उत्पादकता भी बढ़ती है। मधुमक्खी पालन की इस महत्ता को देखते हुए सरकार भी इसे प्रोत्साहित कर रही है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है।
न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 से 2021-22 तक शहद का उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने
और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में पारंपरिक तौर पर कई फसलें ली जाती है, जिनमें खाद्यान्न फसलें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन अगर बागवानी की बात की जाए तो इसमें काफ़ी सफलता हासिल करने की संभावनाएं हैं, क्योंकि दिन ब दिन बागवानी उत्पादों की मांग बढ़ती ही जा रही है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कि सफल महिला किसान सुरेंद्र कौर से। आपको बता दें कि 80 वर्षीय ये सफल महिला किसान सालों से बागवानी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आइए देखते हैं कि इन्होंने अपने बाग में कौन कौन से फल लिए हैं और इनकी खेती से और बागवानी से इन्हें किस तरह से लाभ हो रहा है। आज के इस दौर में खेती के क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। खेती में जुताई, बुआई, कटाई के साथ साथ अपने उत्पादों को बेचने का काम भी खुद ही कर रही है। इन महिलाओं ने ये दिखाया है कि दूसरे क्षेत्रों की ही तरह खेती में भी महिलाएं चाहे तो सब कुछ कर सकती है और कामयाबी की नई मिसाल कायम कर सकती है। कामयाब महिलाओं की सूची में एक नाम है सुरेंद्र कौर का। इन्होंने खेती में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने जीवन का एक लंबा समय बिताया है। उम्र के लगभग 8 दशक गुजार चुकी सुरेंद्र कौर इस पड़ाव में भी थकने का नाम नहीं लेती है। वे खेत और घर दोनों जगह काम में व्यस्त रहती है। खेतों की देखभाल, पशुओं को चारा डालना, घर में चूल्हा जलाना उनका स्वभाव और शौक भी है। अपनी इसी मेहनती स्वभाव के कारण सुरेंद्र कौर ने बागवानी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। काम में व्यस्त होने के कारण वे खेत के कामों में हाथ नहीं बटा पाते थे। यही कारण था कि सुरेंद्र कौर और उनकी मां को खेत का काम देखना होता था। हालांकि गांव के लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया था कि महिलाएं होकर भी वे खेत पर काम करने आती हैं, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वे और इनकी मां अपने काम में लगी रहती है। सुरेंद्र कौर को बचपन से ही पेड़ पौधों से लगाव था। यही कारण था कि स्कूल में भी इन्हें पेड़ पौधों के रखरखाव का जिम्मा सौंप दिया गया था। इन्होंने बचपन में ही ये फैसला कर लिया था कि वे बड़ी होकर एक सफल किसान बनेंगी। शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के खेतों में खेती करना जारी रखा। हालांकि शुरुआत में सुरेंद्र कौर ने खेती में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन जहां काम करने का जज्बा और हौसला हो तो हर समस्या का समाधान निकल ही आता है। सुरेंद्र कौर ने सन 2001 में बाग लगाने का फैसला किया। इन बागों में सुरेंद्र कौर ने अमरूद, चीकू और आम लगाए। वो दिन रात मेहनत करने लगी। पहली बार उन्हें लगा कि उनके सपनों के फल देने का समय आ गया है। अपनी बागवानी की इसी शौक के कारण सुरेंद्र कौर जीवन में सब कुछ हासिल कर पाई। 32 एकड़ में फैले अपने फलों के खेतों को देखकर सुरेंद्र कौर को लगता है कि उनका सपना सच हो गया है। उनके बाग में फलों की देखभाल करने के लिए कई मजदूर हैं, फिर भी वे खुद ही अपने पेड़ों और उनकी फलों का खास ख्याल रखती है। सुरेंद्र कौर ने बागवानी के साथ साथ गाय और भैंस भी पाल रखे हैं। इनकी देखभाल भी वे स्वयं करती हैं। सुरेंद्र कौर ने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते अपनी एक खास पहचान बना ली है।
इनकी सफलता में इनके पति का भी बहुत बड़ा योगदान है। सुरेंद्र कौर ने बागवानी के साथ ही 12 एकड़ में सफेदे के पेड़ भी लगाए हैं। इससे उनके खेतों में हरियाली बनी रहती है और पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। सुरेंद्र कौर का मानना है कि किसी भी काम को ठीक ढंग से करे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। वो दूसरे किसानों को भी सलाह देती है कि बागवानी में ज्यादा मुनाफा है और इसे करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। इसी बागवानी ने सुरेंद्र कौर को एक पहचान दी है, नाम दिया है और दी है जीने की सभी सुविधाएं, और इसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। सुरेंद्र कौर की सफलता की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कृषि में केवल परेशानियां देख रही है। सुरेंद्र कौर ने साबित किया है कि अगर महिलाएं चाहे तो खेती में भी कामयाबी की बुलंदियां छू सकती हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको महत्वपूर्ण सरकारी योजना के बारे में अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन ये मेहनत तभी सफल मानी जा सकती है जब उन्हें अपनी फसलों का वाजिब दाम मिले। और किसानों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण और आसान सा डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है ई-नैम के माध्यम से, यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से। किसानों के लिए ये किस तरह से लाभकारी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
किसान सालों से खेती किसानी के दौरान रसायनों का इस्तेमाल करता आ रहा है, जिससे मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और इसका असर फसलों की गुणवत्ता पर पड़ता है और साथ ही मानव स्वास्थ्य पर भी। और ऐसे में मिट्टी की दिन ब दिन बिगड़ती सेहत के कारण जो फसल है उसकी उत्पादकता भी कम होती जा रही है। ऐसे में किसानों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उनकी मिट्टी की सेहत कैसी है, जो जानकारी उन्हें मिलती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड से, यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड से। आइए जानते हैं विस्तार से सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां दी गई है, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा और इसके साथ ही कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और ये तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।